चलो बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज। आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एक बिजनेस में टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 30 लाख रुपीस। एक बिजनेस है, उसमें जो पूरा पैसा चाहिए वो चाहिए 30 लाख रुपीस। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हम आपको 3 सिनेरियोज देंगे। पहला सिनेरियो ये है कि आप जो डेट है वो 0 रखें और इक्विटी 30 लाख। आपको हमने थ्योरी की क्लासेस में ये बताया हुआ था, डेट का मतलब है बाहर से बोरोड फंड और इक्विटी का मतलब है शेयर्स इशू करके या रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करके। 30 लाख तो जुगाड़ हो गए ना। दूसरा तरीका है कि आप डेट 10 लाख का ले लो बाहर से, और आपका जो अपना इक्विटी है वो 20 लाख। तीसरा सिनेरियो, आप डेट बाहर से 20 लाख का ले लो और इक्विटी जो अपना पैसा लगाओ, शेयर्स वगैरह इश्यू करो, वो है 10 लाख रुपीस। तो ये हमने आपको 3 सिनेरियोस यहाँ पर दे दिए हैं। तो 30 लाख रुपए चाहिए धंधे में। 30 लाख रुपए किस तरह से जुटाए जा सकते हैं? एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये। पहले यहां तक देख लीजिए, सब क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अरे भाई उधर बैठ जाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है सबका? डेट 0, इक्विटी 30 लाख, डेट 10 लाख, इक्विटी 20 लाख, डेट 20 लाख, इक्विटी 10 लाख। अब हम एक टर्म यूज करेंगे बेटा जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसे अकाउंट्स जब आप पढ़ते हो तो आप इसको ये बोल सकते हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे बीएसटी में इस किताब में लिखा गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो लेट्स सी, सपोज मुझे 4 लाख दी हुई है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी देखो, धंधे में कितने पैसे की जरूरत थी? 30 लाख। 30 लाख लगाए पैसे, धंधे में लगाए, प्रॉफिट 4 लाख कमाया। अब हम ये पड़ताल कर रहे हैं, ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 30 लाख रुपए हमने लगाए थे जिस पर हमें 4 लाख रुपए आए, ये 30 लाख रुपए कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड आइदर विद दिस सिनेरियो और विद दिस सिनेरियो और विद दिस सिनेरियो। ये बात क्लियर? तो आप ये बताओ, आप लोगों के हिसाब से डेट लेना, कर्जा लेना, बाहर से पैसा उठाना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दीदी सबसे पास आप रहते हो, सबसे लेट हो आप, जल्दी बैठिए। 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, प्लीज फोकस करें बेटे। ये बताइए, आपके हिसाब से डेट लेना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? डेट लेना गुड थिंग और अ बैड थिंग? बैड थिंग। ये बड़ा गलत, हमारे में गलत फहमी है दिमाग में कि डेट लेना इज अ बैड थिंग। नो, इट डिपेंड्स। ये एग्जाम्पल आपको यही सिखाएगा। इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को रादर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज। तो आपको यूट्यूब पे बड़ा ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट्स। फाइनेंशियल लेवरेज ये होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे और भेड़ चाल में लोग फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे सीखा जाता है वो आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। कुछ अगर पुराने टीचर्स हैं आपके स्कूल में तो वो इसको एक और टर्म देंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का नाम ऐसा क्यों है, ये भी जब आप एग्जाम्पल अभी सीख जाओगे आपको पता लग जाएगा। तो एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने हमको बोला था कि भाई, दियो बेटा, आपने हम लोगों को बोला था कि डेट लेना इज अ बैड थिंग, राइट? अब मैं इस एग्जाम्पल से प्रूव करूंगा इज इट अ बैड थिंग और नॉट। ये बताओ, इन केस अगर आप डेट लेते हो तो आपको मेरे ख्याल से जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है ना कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार, जबरदस्ती का इंटरेस्ट चला जाएगा, यही दिक्कत आ रही है ना। सपोज हम ये मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है डेट पर वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये बताओ, फर्स्ट केस में जहां पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है, क्या आपका कोई डेट है? तो इंटरेस्ट भी 0। आपने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा केस, डेट कितने का है? 10 लाख का, तो कितने का इंटरेस्ट लगा? 1 लाख। 10 लाख का 10%। तीसरे केस में डेट कितना है? कितना डेट है? 20 लाख। 20 लाख का 10%, 2 लाख। बोलो जी, यहां तक क्लियर? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं।
अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं अब मेरे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, बिकॉज इंटरेस्ट तो मैंने कंसीडर कर लिया है। अब मुझे बताओ ये कितना बच रहा है, 4 लाख। ये कितना बच रहा है, 3 लाख। ये कितना बच रहा है, 2 लाख। बोलो जी, ये बात क्लियर? तो अब तक, अब आपको जो आपका सो कॉल्ड सेल्फ व्यू था कि यार डेट इज अ बैड थिंग, अब आई थिंक वो और अफर्म हो रहा होगा कि हाँ सही तो कह रहा था मैं, देखो डेट नहीं लिया तो 4 लाख बचे हुए, और जितना ज्यादा डेट लिया तो खाली 2 लाख बचे हुए। ठीक है। अब आप बताओ गवर्नमेंट प्रॉफिट लगाएगी नहीं प्रॉफिट पे टैक्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? सो सपोज हम ये एज्यूम कर रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है एट द रेट ऑफ 30%। गवर्नमेंट कितने का टैक्स लगा रही है? एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है जी। ये बताइए 4 लाख का 30% कितना टैक्स गया? 120। 3 लाख का 30% कितना टैक्स गया? 90,000। 2 लाख का 30% कितना टैक्स गया? 60,000। बोलिए, दैट मेक सेंस? और ये तो आपको पता ही है टैक्स सबसे एंड में लगेगा सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करने के बाद, एंड इंटरेस्ट इज अ डैम एक्सपेंस फॉर अस। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। हैव यू एवर वंडर्ड, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ही जितनी भी लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाती हैं वो 95% अबव हमेशा कंपनी के नाम से ली जाती है, फर्म के नाम से ली जाती है, एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। इसका लॉजिक ये है दैट व्हेन यू बाय अ हेफ्टी यू नो ऑब्जेक्ट, कार कह लो, यहां पर 1.5 करोड़ की गाड़ी ली, ले लीजिए, असेट क्रिएट कर दी, एक असेट बढ़ गई बैलेंस शीट में कार के तो, क्योंकि कंपनी के नाम पे लिया, बैंक से 1.5 करोड़ निकल गए, बैलेंस शीट बराबर है। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। आप बताइए, आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? आपने दिखा दी मेहमत 30 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, इतनी महंगी गाड़ी है तो लगेगी डेप्रिसिएशन। 30 लाख की डेप्रिसिएशन अगर लगेगी तो आप बताओ वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगी कि नहीं कर देगी? तो अब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा जिस पे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये लॉजिक है इसका। तो ज्यादा ऑस्ट्रक मत हो जाया करो लोगों को देख के, वाह यार मर्सिडीज जीएलए में घूम रहा है, जीएलई में घूम रहा है, और ऑडी A6। अरे भैया इसके पीछे उसका जुगाड़ है, उसने कंपनी के नाम से खरीदी है गाड़ी बिकॉज ही वांट्स टू पे लेस टैक्सेस, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपने डेप्रिसिएशन दिखा के अपना प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया तो फिर टैक्स कम लगेगा आपके ऊपर। अब कई बच्चे दलील देते हैं तो गाड़ी में तो पैसे लग ही गए ना, अरे तो फ्री में गवर्नमेंट को देने से अच्छा गाड़ी में मौज तो ले कम से कम। समझ रहे हो बात? इसीलिए कभी भी नोटिस करना, जो भी हाई एंड गाड़ियां होती हैं वो कंपनी के नेम पर खरीदी जाती है सो दैट दे कैन अवेल द डेप्रिसिएशन बेनिफिट। यहां पर हम क्यों ये कहना चाह रहे हैं, आपने लोन लिया, जिनको भी ये लगता है लोन लेना बेकार है, आपने लोन लिया, लोन पर आप क्या दोगे? इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उस पर ही तो टैक्स देगा बंदा। तो इसलिए लोन ले लिया, इंटरेस्ट दे दिया, वो इंटरेस्ट अगर आप ना देते, अपना पैसा लगाते और प्रॉफिट आता, वो फ्री में आप टैक्स दे रहे होते। यहां पे एटलीस्ट किसी का पैसा तो यूज कर रहे हो आप। सो दिस इज हाउ डेट इज नॉट अ बैड आइडिया ऑलवेज, बट वो आपको क्या चीजें देखनी है अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हेन टेकिंग मोर डेट्स इज एक्चुअली बेनिफिशियल। यहां तक बताइए क्लियर? अब लगा टैक्स आपके ऊपर, तो टैक्स लगने के बाद कितने पैसे बच गए? 2,80,000। कितने बच गए? और कितने बच गए? अभी भी आप लोगों का दिमाग ये कह रहा होगा अरे जीरो डेट ही बढ़िया है, देखो कितने पैसे बच गए, अर्निंग आफ्टर टैक्स देखो 280 बची हुई है, वहां 210 बची हुई है, और वहां पर 1,40,000। वेल, डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। आपको जो थ्योरी में सिखाया गया अब उसको आप धरातल पर लाइए, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाइए। वो क्या है आइए समझते हैं। ऊपर देखेंगे प्लीज सभी लोग, प्लीज। आपके हिसाब से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज, और हमने क्या पढ़ा था, शेयर होल्डर की वेल्थ तब मैक्सिमाइज होती है जब शेयर का प्राइस बढ़े। मेरे बच्चे यहां पर इसको हम शो करते हैं ईपीएस से। किससे? ईपीएस। कोई बच्चा फुल फॉर्म बताएगा ईपीएस की? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अगर उससे ज्यादा मिल रही है देन वी से कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट दैट हम क्या करते हैं, वी टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप बताइए यहां पे इक्विटी 30 लाख है, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट द प्राइस ऑफ द शेयर, अज्यूम कर रहे हैं ऑब्वियसली, इज ₹10। तो 30 लाख रुपए के अगर शेयर इशू करे 10 रुपए का एक, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 3 लाख। टोटल 30 लाख की इक्विटी है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 3 लाख। यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 2 लाख। यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? इज दैट क्लियर? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ रहा है कुछ 0.93, ये कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से 1.05, और ये आ रहा है 1.4। आप बताइए कौन सी वैल्यू अर्निंग पर शेयर में सबसे ज्यादा मान जाएगी? 0.93, 1.05 या 1.4? सो मोर डेट इज एक्चुअली बेनिफिशियल, more debt is actually beneficial. In this example you can easily see that. तो अब यहां पर ट्रिक क्या है वो ये समझ लें। अगर आपका ROI, अगर आपका ROI is greater than cost of debt, if your ROI is more than your cost of debt, then we say having more debt is beneficial because it is gonna increase earning per share. लेकिन अगर it's the other way around, ROI is less than cost of debt, then I am afraid having more debt will actually decrease earning per share. So financial leverage or trading on equity is profitable. इसका मतलब होता है डेट को ज्यादा लेना is profitable only when ROI is more than cost of debt. So if earning per share is increasing, भाई मासी कहाँ है आपकी? मासी कहाँ है? मासी के घर ही तो समझा हुआ है तूने। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आ रहा है आराम से मटकता हुआ। चलिए जी ध्यान लगाएं प्लीज। तो हम ये कहेंगे कि अगर डेट अगर बढ़ रहा है और डेट बढ़ने से ईपीएस बढ़ रहा है, तो उसका फोरगॉन कंक्लूजन ये मानेंगे दैट आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। और अगर आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, देन अगर आप डेट बढ़ाओगे तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? कम। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर उसका एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, दूंगा। उससे पहले ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी का एग्जांपल बुक में का है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप एक बारी इस पे एक बारी देख लो इसको। ये क्या हाल कर रखा है भाई? चलिए एक बार इसको देख लो, और फिर मैं आपको इसका दूसरे वाला एग्जाम्पल भी सिखा देता हूं। सब लोग आ जाओ पेज 11 क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 16। इसमें शुरू में तो ये सब डेटा वगैरह ही दिया है जो मैंने अभी आपके ऊपर लिख दिया है। आप सीधा पेज 17 पे टॉप पर देखो पूरी वर्किंग उसकी। एक बारी बस से देख लो इसकी प्रेजेंटेशन। समझ आ गया? तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि अगर डेट बढ़ रहा है तो ईपीएस बढ़ रहा है, और इसका कंक्लूजन क्या हम मानते हैं दैट आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। बच्चा कहता है तो ये हो सकता है कि आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट। कौन है? जी जनाब। अच्छा, हटवा दूं? अच्छा। हाँ जी बेटा। तो ये तो हो गया जब डेट बढ़ने पे आपका आरओआई बढ़ रहा है, मतलब सॉरी ईपीएस बढ़ रहा है। अब अगर मैं तुमसे बोलता कि यहां पर ना यही प्रॉफिट ही 2 लाख है, ये प्रॉफिट ही कितना है? 2 लाख।
उस केस में पता है क्या होता, आप ये पूरा प्रोसेस अभी खुद फॉलो करना एंड यू विल, सब कुछ सेम है, टैक्स तो सॉरी इंटरेस्ट 10%, टैक्स 30%, आप देखोगे कि अर्निंग पर शेयर गिर रहा है। देन हम क्या बोलेंगे, अगर डेट बढ़ाने पर अर्निंग पर शेयर गिर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ। समझ गए? ये भी खुद करके देखना है। तो एक बार करो, खुद कैलकुलेशन करो इसकी।